और ऐसे लोग भी थे जो विनर्स थे, लेकिन आज वो कहीं नहीं है, गुमनाम हो गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन लक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने नेहा कक्कड़ जी की बात की, जुबिन जी की बात की है, तो ये लोग आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत नाम किए हैं, लेकिन इन्होंने वो भी वक्त देखा होगा जब इन्हें कोई जानता नहीं था। आपको किसी कंपोज़र ने बुलाया और आपकी आवाज़ उन्हें पसंद है, तो आपको प्लेबैक करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो कंपोज़र आपके लिए फाइट करेगा प्रोड्यूसर से। तो यहाँ पे इजी है, मुश्किल वहाँ है। वो अच्छे अच्छे सिंगर से स्क्रैच गवाते हैं, बट प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आता, डजंट मैटर। प्रोड्यूसर का कॉल होता है कि मुझे इस सिंगर से गवाना है, तो जिस सिंगर का नाम लिया प्रोड्यूसर ने, उसका लक, उसकी मेहनत, वो प्लेबैक करेगा। ये सोचिए कि मैंने प्लेबैक कर लिया, मेरा नाम हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका गाना हिट होता है तब आपका नाम होता है। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जब हौसला लिया है ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। और आज एक ऐसे ही आसमानी इरादों से भरे हुए सारेगामापा जी और राइजिंग का फेम नेम यानी कि हमारे जुबेर हाशमी जी आज हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो अड्डा। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। रेडियो अड्डा के इस पॉडकास्ट पे मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हमें सुकून देता है। बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन जब भी हम संगीत को सुनते हैं ना, एक अलग जोन में चले जाते हैं। तो ये जो सुकून भरा जो सफ़र था आपका, ये कैसे शुरू हुआ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपकी कोई लगन होती है ना, जैसे आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप कर रहे हो तो एक न एक दिन आपको ज़रूर वो सफलता मिलेगी। और मुझे ऐसा लगा था कि संगीत मेरे लिए, मैं संगीत के लिए ही बना हूँ एक्चुअली, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आज जो भी कुछ गा रहा हूँ, ये सब मेरे गुरुओं का, मेरे वाले साहब का मुझ पे बहुत 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 आशीर्वाद, प्यार है। एक शेर बोलना चाहता हूँ कि बचपना गुज़रा बड़ों की मिली शफ़क़त में, जी। बचपना गुज़रा बड़ों की मिली शफ़क़त में, जवानी भी है मेहनतों और रियाज़त में, जवानी भी है मेहनतों और रियाज़त में, बाकी जो उम्र बची है ए खुदा, गुजारूं मैं खिदमत मौसीकी इसी इबादत में। क्या बात है, क्या बात है। और सच में ये बड़ों का आशीर्वाद है कि हम किसी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, मतलब हमारी मेहनत और उनका आशीर्वाद। तो ऐसे कौन थे मतलब आपकी फैमिली में जिन्होंने इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट किया, और किन किन लोगों ने आपको इस संगीत के सफ़र में सपोर्ट किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, मेरे जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, स्पेशली मेरे पिताजी जो उस दुनिया में नहीं हैं आज, पापा मेरे, बट आज जो भी कुछ मैं हूँ अपने वाले साहब की वजह से हूँ। मेरे प्रथम उस्ताद, मेरे पहले उस्ताद मेरे वाले साहब बहुत बाकमाल गाते थे। मैं तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। मेरे वाले साहब ने ही मुझे तालीम और तरबियत दी म्यूज़िक की तरफ। बचपन से मेरा शौक़ रहा और मैंने इसको अपनी ज़िंदगी बना ली। और आज मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, ये मेरे वाले साहब मरहूम जनाब उस्ताद वसीम हाशमी साहब की बदौलत से हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हैं आप, थोड़ा बहुत नहीं। शुक्रिया, थैंक तो ये जो सुल्तानपुर से निकलकर मुंबई तक का सफ़र, फिर सारेगामापा, जी, राइजिंग स्टार, मतलब इतने सारे जो रियलिटी प्लेटफॉर्म्स थे आप उन पर आए, तो ये कितना आसान रहा, कैसा स्ट्रगल रहा इसके लिए? रियलिटी शो बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। मैं शुरू करता हूँ सफ़र से। तो सफ़र ये रहा कि जब मैं सुल्तानपुर से बॉम्बे आया, तो पहला मेरा जो रियलिटी शो था वो फोक था, यानी एक आता था सुर संग्राम। जबकि मैं कभी फोक गाता नहीं था। अच्छा। लेकिन मैंने पहले रियलिटी शो 2009 में किया, वो सुर संग्राम था। उसमें मैं टॉप फाइनलिस्ट रहा, यूपी को रिप्रेजेंट किया मैंने। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके टैलेंट को लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाने का। तो मेरी जो जर्नी शुरुआत हुई वो सुर संग्राम से हुई, जो कि फोक चैनल था, एक फोक रियलिटी शो था। उसके बाद फिर मैं 2013 में एक आया था, गजेंद्र सिंह का प्रोडक्शन था, भारत की शान। वो नेशनल टीवी पे आता था, वो मेरा दूसरा रियलिटी शो था। फिर मेरा तीसरा रियलिटी शो हुआ सारेगामापा, जो कि 2016 में आया। उसमें मैं टॉप फाइनलिस्ट रहा
उसके बाद एक और रियलिटी शो किया मैंने 2019 में, जिसका नाम था राइजिंग स्टार, वो कलर्स पे आता था। तो रियलिटी शो से मेरा लगाव रहा शुरू से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल कोई सुन ले, जो मुझे ब्रेक दे दे, जो मुझे मौका दे दे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि रियलिटी शो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको एक फेम देता है, एक नेम फेम देता है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते सकें। हैं। तो रियलिटी शो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा, इसीलिए मैं हमेशा फोकस रहा कि मैं रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करूँगा। तो आजकल जैसे मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग कवर सॉन्ग्स बनाते हैं ताकि उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं वो भी शायद दिल से चाहते हैं कि रियलिटी शोज़ में वो दिखें। जी। तो इतना आसान है क्या? क्योंकि आप भी इतने सारे रियलिटी शोज़ में, जैसे आपने बोला, तो शायद सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, अच्छा इतने सारे रियलिटी शोज़ के, लेकिन उनके पीछे की क्या कहानी है? रियलिटी शो बहुत मुश्किल है, मैंने ऐसा बोला था आपको कि उसमें क्या होता है, लोगों का जो कहना है कि इतनी लाइन लगा के आप रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हो, आपको मौका नहीं मिलता, फर्स्ट राउंड में आप छट जाते हो। तो आपकी मेहनत, आपका लक, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सही समय पे सही जगह पहुँचे। रियलिटी शो ऐसी चीज़ है कि आप आज बहुत अच्छा गा रहे हैं, कल के एपिसोड में बहुत ख़राब गाया, तो आप पीछे चले गए। तो आपको मतलब अपना बेस्ट देना है। रियलिटी शो वही बीट कर पाता है, वही विनर बनता है जो नियमित तरीके से अच्छा गा रहा है। हर एपिसोड में उसको अच्छा मिलना चाहिए। जैसे आपने एक एपिसोड में 100 मार्क्स पाए, तो अगर आप दूसरे में 90 पा रहे हो, 70 पा रहे हो, तो आपका फिर आपको लगेगा कि आपको मेहनत करनी है। और ये सब आपका कॉन्फिडेंस, आपका लक, मैं सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आप अगर नर्वस नहीं हो तो आप रियलिटी शो बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब टिल स्टार्टिंग से एंड तक, जब तक आपको गाना है, जो सॉन्ग्स जी, आपको दिए जाते हैं, आपको लगता है कि सामने आपके 3 जज बैठे हैं, 4 जज बैठे हैं, और साइड में आपके 30 जज बैठे हैं और आपको जज कर रहे हैं, तो आप पहले तो आधा वही नर्वस हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स जो है वो वही नर्वस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा गेम है आपके कॉन्फिडेंस लेवल। आप कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। रियलिटी शो तो बहुत छोटी चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर रियलिटी शो या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, कैमरे के आगे आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। टैलेंट उसके बाद दिखता है। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो तो आप अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकते हो। जी। अब जैसे अभी इतने सारे रियलिटी शोज़ में हम देखते हैं, चाहे जो सिंगिंग से रिलेटेड है, हमारे नेहा कक्कड़ जो इतना अच्छा गाती हैं, इतना फेम हो गया है, जुबेन नौटियाल जी हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इनको रिजेक्शन हुआ था इनका, और ऐसे लोग भी थे जो विनर्स थे, लेकिन आज वो कहीं नहीं है, गुमनाम हो गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही कहा ना कि लक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यदि आपका लक नहीं साथ दे रहा है तो आप वो जो मेहनत कर रहे हो वो ख़राब नहीं है, एक ना एक दिन ज़रूर आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगा, लेकिन लक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने नेहा कक्कड़ जी की बात की, जुबिन जी की बात की, तो ये लोग आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत नाम किए हैं, लेकिन इन्होंने वो भी वक्त देखा होगा जब इन्हें कोई जानता नहीं था। जैसे फेम गुरुकुल में वही मैं कह रही थी, जो उस समय जो रिजेक्शन मिला, और आज वही लोग जो हैं वो फेम है, मतलब तो उनका फेम हो गया है। वहाँ से वो मोटिवेट हुए, वो बैक टू पवेलियन नहीं हुए, वो डटे रहे। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप पीछे मत जाइए, आप आगे बढ़िए, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मकाम मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। एक चीज़ और है कि हम जब सक्सेस हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक ईगो भी आ जाता है। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात। अगर मुझे लगता है एक क्रिएटिव फील्ड में ना आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है आपके इमोशंस को। अगर आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस होने पर एक ईगो आपको हर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा फेलियर होने पर आपका डिसअपॉइंटमेंट आपको ख़त्म कर देगा। किसी भी शोहरत में ना, एक बड़ा अच्छा शेर फिर से मैं बोलता हूँ कि शोहरतें सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, शोहरतें सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, वरना यूं रातों को उठ उठ के टहलते क्यों हो, पाँव जलते हैं तो फिर आग पे चलते क्यों हो, आरजू लेके कोई घर से निकलते क्यों भाई आरजू ली है तो स्ट्रगल भी होगा, कांटे भी होंगे, हमेशा फूल नहीं मिलेंगे। उन फूलों तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना होगा। ईगो जो वर्ड है ना, ये है ही नहीं है हमारी आर्ट फील्ड में। मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा, बहुत बड़े बड़े उस्तादों को देखा, वो झुक के रहते हैं। अभी रिसेंटली में उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब का इंतकाल हुआ, उनसे डाउन टू अर्थ मैंने कोई आर्टिस्ट देखा ही नहीं। एक शो में वो बजा रहे थे तो किसी शख्स ने बोला कि उस्ताद जी आपके हाथों में अंगूठी बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, सोचिए, वो इतना डाउन टू अर्थ अपनी अंगूठी निकाल के उसको दे दिए। अरे वाह, कि आपको पसंद आया, और मुझे आप प्लीज़ उस्ताद मत कहा करिए, मैं जाकिर हुसैन हूँ। आर्टिस्ट के अंदर अगर ईगो है तो मेरे ख्याल से वो आर्टिस्ट ही नहीं है। आर्टिस्ट बिल्कुल पानी है, बहता हुआ, कहीं भी मोल्ड हो जाए। वैसे भी हमारे जो लेजेंडरी थे उनके अंदर जो
एक स्थिरता, स्टेबिलिटी वो आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड ना आपको एकदम से अप और एकदम डाउन, ये अप डाउन जिंदगी का आपके एक अंदर ऐसा अगर ईगो फेज है, अगर आपके अंदर ईगो है तो आप जो है ना, आप क्रिएटिव नहीं हो, नहीं हो, आप एक दायरा हो, बंद गए हो। बन गए हो। आपको अगर दूर तक जाना है तो आपको ये सब चीज़ों को बहुत मतलब अपने दिल से इनसे निकाल ऊपर देना, उठना ऊपर होगा उठना आपको। पड़ेगा। जी। ईगो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ईगो आर्टिस्ट के अंदर होना ही नहीं चाहिए, होना ही वो नहीं किसी भी फॉर्म में आर्टिस्ट हो, डांस हो, एक्टर हो, सिंगर हो, ईगो मेरे हिसाब से बेटर नहीं है एज एन आर्टिस्ट। एक चीज़ और, जैसे आपने इतने सारे रियलिटी शोज जी। देखे, उस समय जब आप रियलिटी शोज में थे, जब जी। सारेगामापा आता था, उस समय सच में गायकी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। हमारे जज जो थे वो गायकी पर, और पूरी जजमेंट उसी पर होती थी। लेकिन आजकल गायकी के साथ साथ अगर आपको विनर बनने की एक और कसौटी हो गया है कि आपकी कहानी में इमोशन होने चाहिए। Exactly. जितनी इमोशनल आपकी स्टोरी होगी, आई थिंक आपके चांसेस ज़्यादा होंगे जीतने के। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, स्टोरी तो बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, रियलिटी शो का एक फंडा है, यदि आपके बैक स्टोरीज़ में आपके पास अगर स्टोरी नहीं है तो वो बेचारे क्या प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, गाना तो होता ही है, बिना गाने के तो आपको ऑडिशंस में जगह ही नहीं मिलेगी, ना आप टॉप फाइनलिस्ट में आ सकते हो। स्टोरी इसलिए होती है कि हमारी जो जनता है वो कनेक्ट हो जाती है। जैसे मेरी स्टोरी बनी थी सारेगामा में कि मैं 7 सालों से घर नहीं गया, अच्छा, जबकि ऐसा नहीं था। मैं 7 सालों में 70-80 बार गया, फ्लाइट से गया घर। उस ज़माने में मैं 2016 का फाइनलिस्ट रहा, ओके, टॉप फाइनलिस्ट था। तो वो एक स्टोरी, वो एक स्क्रिप्ट है उनकी एक, तो वो कैसे उसको बिल्ड करेंगे, कैसे हमारी ऑडियंस गाने के साथ साथ स्टोरी भी कनेक्ट करेगी, तो इसलिए स्टोरी वो लोग बनाते हैं। मतलब जैसे हम गायक अगर देखा जाए तो जैसे हमारे जो गीत होते हैं वो जी। इमोशन से ही जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही तो बात। मुझे लगता है इसी कसौटी पे आजकल ये देखा जाता है कि आप अपनी लाइफ से जो इमोशंस लेके आते हो, क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से जीता है ना, वो इमोशंस को गानों में ले आता है। तो एक कसौटी गाने को परखने की शायद ये भी बन चुकी है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, गाना बजाना जो हमारा फील्ड है ना, आर्ट फील्ड, इसमें भी एक बहुत खूबसूरत शेर हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है जी, कि ये माना कि रियाज़े इल्म से निखरता है हुनर। जी, मतलब ये माना कि रियाज़े इल्म से निखरता है हुनर, पर हो जिस पे खुदा मेहरबान वही फ़नकार होता है। क्या बात है। तो जब तक आपको ब्लेस नहीं है ऊपर वाले की, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपको दुआ नहीं बुज़ुर्गों की, तो आपका गाना असर नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहाँ तक रहेगा, दिल तक नहीं आएगा। तो मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो यही बोलते थे कि गाना ऐसा गाओ जो दिल तक उतरे, दिल तक जाए, दिमाग में और कानों तक न रहे। आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, सुनने वाले का कान बंद हो गया, आप क्योंकि आप ब्लेस नहीं हो। मैंने ऐसे भी सिंगर्स को देखे, हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त सब गा बजा रहे हैं, बहुत प्यारा नाम कर रहे हैं सब, लेकिन बस वही है कि जब तक खुदा की, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स नहीं मर्जी होती, नहीं, आपके गाने में बरकत नहीं होगा। बरकत नहीं होगी सच में। तो मैं ये बहुत बहुत मानता हूँ। उनकी और दुआ भी मैं काम बड़ा करती बड़ा है। खुशनसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो उस्ताद थे, जो मेरे वालिद साहब थे, वो लोग मुझे दुआएं दिए हैं। अच्छा। आज मैं उनका सदका खा रहा हूँ। कोई भी ऐसा गीत या कोई गज़ल जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब? हाँ, आजकल मेरे जहन में मेरे पापा की बड़ी खूबसूरत गज़ल चल रही है, वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। इरशाद है। अजनबी दोस्त तुझे देख के हम क्या बात तेरी बातें ही सुनाने आए, कुछ तुझे याद दिलाने आए। अजनबी दोस्त तुझे देख के हम तेरे मिलने के ज़माने आए। क्या बात है। आसमां की गर्दिशें यही बहुत रुक बहुत जाए और इस शुक्रिया। आवाज़ Thank के you अलावा so much. कोई आवाज़ ना। Thank you so बहुत much. प्यारा, बहुत 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 प्यारा। शुक्रिया। मतलब सुकून भरा। जी जी, ये मेरे वालिद साहब मुझे बचपन से सिखाते थे गज़ल। मुझे याद है कि वो जब रियाज़ करते थे तो मैं उनके हारमोनियम बैठ जाता था, हारमोनियम पे, और वो मुझे रियाज़ कराते थे और ये गज़ल मुझे वो सिखाते थे। क्या बात है। अच्छा, एक ऐसा ही कोई सूफियाना, आजकल सूफ़ी सॉन्ग्स जी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, चल रहे हैं। सूफ़ी में और आपका जोन भी थोड़ा उसी नहीं, का ऐसा रहता कुछ है। नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसी ऑडियंस, जैसे हाँ, आपको जैसे पसंद है सूफ़ी, हाँ, आपने मुझसे बोला सूफ़ी सुनाइए, तो ऐसे किसी को पसंद है किशोर दा, ऐसे किसी को पसंद है रफ़ी साहब। तो हर एक ऑडियंस का अपना अलग मूड होता है।
जैसे आप सूफ़ी सुनना पसंद करती हैं, बहुत लोग गज़ल सुनना पसंद करते हैं, तो एक आर्टिस्ट को ना हर एक जॉनरा में गाना चाहिए। अपना वो दायरा सेट कर ले कि भाई मैं ये भी गा सकता हूँ, ये भी गा सकता हूँ, ये भी। नहीं, हम सुनेंगे आपसे कुछ ऐसे ही मूड के, तो अभी एक थोड़ा सा तो मैं आपको एक सूफ़ी सुनाता हूँ। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, क्या बात है, मिलेंगी ये दर से हमें सरफराजी, यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली हैं, शाह समंदर इब्न हैदर, शाह समंदर एक नज़र पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली पिया हो। तुम समंदर के धनी बाबा हाजी अली, मौला हाजी अली, तुम समंदर के धनी बाबा हाजी अली, मौला हाजी अली, बाबा जो भी आपका हो चुका उसका खुदा होगा, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली पिया हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरा तो मन करे बस आपको सुनते रहो, ये म्यूजिकल इंटरव्यू इसी तरह से चलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। और ऐसे कोई दर्द भरा नगमा कि जब कभी आप बहुत उदास होते हैं और आपका मन करता है बस यही नगमा मैं गुनगुनाता हूँ? मुझे तो वैसे पसंद रफ़ी साहब हैं, तो जब मैं उदास होता हूँ तो वैसे मैं उनको सुन के तो और हैप्पी हो जाता है इंसान कि कितना खूबसूरत आर्टिस्ट, इतना खूबसूरत गाना उनका। मैं गज़ल सुनाता हूँ जब मैं थोड़ा उदास होता हूँ तो मैं वो सुनता हूँ कि मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से। तो ये गाने मतलब जिस तरह से आप गा रहे हैं ना, हम सोचते हैं कि कभी कभी हमारा एक मूड होता है जी, हम उस जोन में चले जाते हैं, तो शायद वो हमारे दिल की जो फीलिंग्स होती हैं ना वो शब्दों में गानों में बयां हो जाती है। क्या बात है, तो सच में होता है ना ऐसा? बिल्कुल। मैं वही तो बोला मैंने आपको कि जब तक आर्टिस्ट पाक नहीं होगा ना, क्लीन बिल्कुल सोल, मतलब उसकी जो रूह है, जब तक वो किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी ना, वो गवैया नहीं है मेरे हिसाब से। क्या बात है। गाना बजाना बड़ा मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल। बड़ा आसान लोग समझ रखे हैं कि कोई भी उठ के गा देता है, ऐसे नहीं होता। गाना बजाना बड़ा पेशेंस मांगता है, बड़ी मेहनत मांगता है, रियाज करना पड़ता है। अच्छा, आप रियाज कैसे करते हैं? हाँ, मुझे याद है हाँ, कि जब मैं बहुत छोटा था, हाँ, आई वॉजन 4 years old दैट टाइम, तो मेरे पापा मुझे साथ लेके बैठते थे और उस वक्त तो आदमी क्या ही बोलेगा, तो सुर लगाता था मैं, तो सा रे गा मा पा धा नी सा सा ने दा पा मा ग रे सा, तो ये कंटिन्यू मुझे पापा 3-4 साल कराए और मेरा फिर ये हो गया था कि मुझे सुबह उठ के रियाज़ करना है, और जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं रियाज़ करता था, और आज भी मुसलसल मेरा रियाज़ कायम है। क्या बात है। कभी मॉर्निंग में 2 घंटा, कभी शाम को, जब वक्त मिलता है। रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो रियाज़ करेगा वो राज करेगा। मतलब एक मुकाम पर अगर आप पहुंच भी गए हैं, ये एक ऐसी चीज़ है, क्रिएटिव फील्ड या संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं साधना है, और ये साधना एक दिन की नहीं होती, ये साधना उम्र भर की है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप चाहते हैं कि आप गाएं, तब तक ये साधना ज़िंदगी भर हर बार सुबह शाम जो भी आपका एक नियमित समय होता है, वो रियाज़ ही आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि वो रियाज ही आपके दिल को सुकून देगा, फील देगा। और जो मुझे सुन रहे हैं मैं जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी बनना हो या कुछ भी करना हो, जो भी आपका दिल है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, क्राफ्ट
अपना मत छोड़िए। आपको खुदा ने, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत टैलेंटेड हैं आप, उसको आप निखारिए नीचे। अपनी नियमित ज़िंदगी में आप उसको रियाज़ कीजिए, उसको रोज़ आप नियमित रियाज़ कीजिए, देखिए आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। कुछ सिंगर्स मतलब आपके बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होंगे जो आपके मतलब दिल के करीब होंगे, आपके पसंद होंगे, तो ऐसी एक चॉइस देती हूँ आपको कि सोनू निगम और अरिजीत सिंह। देखिए मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों मेरे लिए लेजेंड हैं। सोनू भैया बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको, बट मुझे पसंद है अरिजीत सिंह। ग्रेट। अभिजीत भट्टाचार्य जी, कुमार शानू और उदित नारायण। ये तीनों मेरे 90s के मोस्ट फेवरेट सिंगर रहे, लेकिन मैं पसंद करता हूँ उदित जी को, क्योंकि मेरे पापा के बड़े ख़ास दोस्त हैं वो। ग्रेट। रफ़ी साहब और किशोर दा। ऑब्वियस सी बात है, रफ़ी साहब। ग्रेट। नुसरत फ़तेह अली खान और अबिदा परवीन। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। ग्रेट। तो चॉइसेस आपकी बहुत प्यारी हैं, बट मेरे हिसाब से हमारे लिए तो मतलब सभी सिंगर्स मतलब हम सबकी गायकी सुनते हैं, एक सबका अलग जोन है, सबका एक अलग लेवल है। और आपने अगर क्लासिकल नहीं पूछा तो मैं क्लासिकल में बताना चाहता हूँ कि जो गुरु हैं वो हैं पंडित अजय पवनकर, और जो गवैया हैं वो हैं उस्ताद राशिद खान साहब, जो इस दुनिया में नहीं हैं, बट हम लोग के दिल में हमेशा वो रहेंगे। लेकिन हमारे नाम से वो जिंदा हैं, हमारी यादों में जिंदा। बिल्कुल जिंदा है, और हमेशा वो हम लोग के आसपास रहते हैं, क्योंकि बाकमाल के वो लोग गांधर्व लोग हैं, वो लोग नहीं भी हैं लेकिन हमारे साथ हैं। अच्छा, आपने एज अ प्लेबैक सिंगर भी बहुत सारे सॉन्ग्स में अपनी आवाज़ दी, तो कितना आसान कितना मुश्किल रहा वो एक्सपीरियंस, थोड़ा सा हमसे शेयर करें। देखिए क्या हुआ था, प्लेबैक मैंने किया, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो जो है नाम नहीं आ पाया हम लोग का। तो मैं इसको अब जो मुझे सुना है वो जानता है इस बात को। सुल्तान एक फिल्म आई थी सलमान भाई की, उसमें गाना था खून में तेरे मिट्टी, उसमें जो सिंगर्स हैं वो शादाब फरीदी भाई हैं और सुखविंदर पाजी हैं, बट उसमें हम लोगों ने भी गाया था, लेकिन हमारा उसमें नाम नहीं आता है। अच्छा। तो पहले ज़माने में पहले दौर में क्या था, मतलब अभी 4 साल पहले तो वो एज अ बैकिंग वोकल आता था, तो उस वक्त हम लोगों ने वो गाना किया था, हम थे, एक दो मेरे दोस्त थे वो किए थे। बट आज भी जो मेरी आवाज़ सुना है वो थिएटर में मेरी आवाज़ सुन सकता है, अगर वो गाना बजेगा तो मेरी आवाज़ सुन सकता है। बट ये मेरा ये प्लेबैक डेब्यू नहीं था। मैं एज ए इसमें मैं इसमें एज ए एडिशनल वोकल यानी कि बैकिंग वोकल में गया था, ऐसे ही शमशेरा भी था। तो नॉट अ कोरस सिंगर, मैं कोरस नहीं बोलूँगा इसको, बट बैकिंग वोकल था। एज अ प्लेबैक सिंगर मतलब आपने भी शायद बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अपनी आवाज़ दी है, तो कितना आसान कितना मुश्किल रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मुश्किल भी है, मैंने फिर से वही बोला ना कि बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। आपको किसी कंपोज़र ने बुलाया और आपकी आवाज़ उन्हें पसंद है, तो आपको प्लेबैक करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो कंपोज़र आपके लिए फ़ाइट करेगा प्रोड्यूसर से कि सर मैंने इस शख्स को सुना है और मैं चाहता हूँ कि इसकी आवाज़ रखिए आप। तो यहाँ पे इजी है, मुश्किल वहाँ है जहाँ एक आम सिंगर को कंपोज़र नहीं जानता है, फिर भी वो सिंगर उन कंपोज़र से अपनी आवाज़ को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मेरी आवाज़ एक बार सुनिए, आप एक बार मेरी आवाज़ को रखिए अगर फिल्म में। अगर वहाँ पे उस सिंगर का गाना वो रिलीज़ करते हैं तो उस सिंगर की बहुत बड़ी जीत है वहाँ। तो वो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल रहा है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। प्लेबैक आज की डेट में मुश्किल है और इजी भी है। इजी मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको कंपोज़र, आपको प्रोड्यूसर लाइक कर रहे हैं आपकी आवाज़, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। या अगर आप फाइट कर रहे हो कि नहीं मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको कंपोज़र को मतलब गाना गाने के बाद भी एक अलग सा कंपटीशन है कि वो आवाज़ आपने गा दिया, रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन वो आवाज़ ऑन एयर होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा आपके एक गाने को कम से कम 10 से 12 सिंगर्स गाते हैं, फिर जाके वो एक गाना सेलेक्ट होता है। प्रोड्यूसर का कॉल होता है, कंपोज़र का कॉल होता है। अच्छा, इसमें मैं कंपोज़र का दोष नहीं दूंगा, कंपोज़र कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपोज़र बेचारे जब तक प्रोड्यूसर नहीं बोलेगा कि मुझे फलाना सिंगर चाहिए, वो जबकि अब वो अच्छे सिंगर से स्क्रैच गवाते हैं, बट प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आता, डजंट मैटर। प्रोड्यूसर का कॉल होता है कि मुझे इस सिंगर से गवाना है, तो जिस सिंगर का नाम लिया प्रोड्यूसर ने, उसका लक, उसकी मेहनत वो प्लेबैक करेगा। तो अभी तक कौन से प्रोजेक्ट्स में आपने काम मैंने किया है? 2-3 प्रोजेक्ट में काम किया है। अभी मेरी अपकमिंग मैं सोलो कर रहा हूँ, अपना सिंगल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ होगा। और प्लेबैक करना, मैंने जैसा बोला ना कि प्लेबैक बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। और प्लेबैक करने के बाद आप
ये सोचिए कि मैंने प्लेबैक कर लिया, मेरा नाम हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। आपका गाना हिट होता है तब आपका नाम होगा। आजकल तो मीडिया में इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा में लोग कवर सॉन्ग डालते हैं, जी, कई बहुत लोग अच्छी वहीं से बात है, फेमस हो बहुत जाते हैं, अच्छी वहीं बात से है। बहुत अपॉर्चुनिटीज आ सिंगर्स आए जाती हैं, हैं। मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। रील्स में जो आप गाने सुनते हैं आजकल, बहुत लोग रिक्रिएट करते हैं नए गाने, मतलब पुराने गानों को पुराने रिक्रिएट। गाने। मेरा गाना था, मुझे बड़ा पसंद है कि जब मुझे भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो मैं ये गाना ज़रूर करूँगा कि जी, एक सिंगर आए थे बहुत पहले 90s में, तैज़ स्टेरियो नेशन, आपने नाम सुना होगा। अच्छा। तैज़ नाम था उनका, स्टेरियो तैज़। नेशन। हाँ, ओके। प्यार हो गया किसी से यारो, प्यार हो गया, बातों बातों में बता दिया, दिल तो मेरा तूने चुरा लिया। मुझे ये सिंगर बहुत पसंद है, सुपर। तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके लिए, मतलब इनका गाना रिक्रिएट करूँगा। ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो तैज़। प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं या सिंगिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि आजकल आपको किसी की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इतना कंपटीशन हो गया है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ उनको कि धैर्य रखिए, सब्र करिए, आपका वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन आपको मेहनत नहीं छोड़ना है। और हर एक इंसान का देखिए वक्त आता है, आज आता है किसी का कल आता है, कल आएगा ज़रूर। हार नहीं मानना है, और जिस काम के लिए आप फोकस्ड हैं, जो आपका गोल है उसको आप सेट करके रखिए, जी। आप ज़रूर कामयाब होंगे। कोई भी चीज़ आज के ज़माने में मुश्किल नहीं नहीं है, है। आप चाहो तो कर सकते हो। तो सही कहा उन्होंने कि आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको इस मुकाम तक पहुंचना है, और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए चाहे कितनी मुश्किलें आए, आपको अपने आप से नहीं हारना, क्योंकि सच बात अपने दिल से हारे हार है, और दिल के से ही इंसान जीत जाता है। तो अपने दिल में एक पक्का यकीन मानिए कि ये आपकी मंजिल है और इस मंजिल को ही आपको पाना है। तो यकीन मानिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे। तो लगे रहिए, जीतेंगे ज़रूर, ये विश्वास रखिए उस खुदा में भी और ख़ुद में भी। मंजिल से मुझे याद आया, आरती जी आपने मंजिल की बात की तो एक मैं शेर अर्ज करना चाहता हूँ जी। कि दयारे फ़न में जहाँ मंजिलें भी फ़र्जी हैं। ये जो हमारा आर्ट्स फॉर्म है ना, डांस, गाना, कोई भी आर्ट फॉर्म्स, तो दयारे फ़न मतलब आर्ट। दयारे फ़न में जहाँ मंजिलें भी फ़र्जी हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट है नहीं है, कोई नहीं। तो इसलिए शायर शेर बोल रहे हैं कि दयारे फ़न में जहाँ मंजिलें भी फ़र्जी हैं, तमाम उम्र भटकने का हौसला रख। ये ऐसी फील्ड है। ग्रेट। तो बस भटकना है, लेकिन इस तरह से भटकना है कि भटक कर आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। बस इसी ज़रूर। तरह से आगे बढ़ें, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच Thank you जुबेर so जी, much, thank you. बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत और बहुत शुक्रिया, इतनी thank सारी बातें आपसे सीखने को Thank you मिली, very much. और ये गज़लों में आपने जो ज़िंदगी की सच्चाई बोल दी ना, वो बहुत तो बहुत कमाल शुक्रिया। की है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू रेडियो दा, थैंक यू। थैंक यू।